हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी को। मैं अमित राय आज फिर से अवेलेबल हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का अपना वीडियो होना है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2, है ना। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें ढेर सारी टॉपिक्स को कवर कर रखे हैं, उनके थियरी पोर्शन को कवर किए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाए। अब उनके आगे की जो भी टॉपिक्स होंगी उन टॉपिकों को हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 में उनकी पहले थियरी देखेंगे, फिर साथ ही साथ उनके न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तरीका अपना वही होगा कि पहले थियरी, फिर उससे रिलेटेड 2-4 न्यूमेरिकल, फिर नेक्स्ट टॉपिक की थियरी, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बस थियरी के साथ न्यूमेरिकल रखने का सेंस बच्चों इतना सा ही है कि जो थियरी का कॉन्सेप्ट है वो हार्ड बाई हार्ड होता चला जाए, इतना अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि उसको भूलने से भी आप उसको भूल ना पाए। क्लियर ना। तो आज के सेशन की शुरुआत बच्चों हम लोग करते हैं खूबसूरत से कोटेशन के साथ। और वो कोटेशन अपना क्या है, खूबसूरत सी लाइन क्या है अपनी, एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, है ना। एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। ये एजुकेशन ही है जो ऐसा मूवमेंट ला देगी, ऐसा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जिससे कि आपकी लाइफ अंधेरेपन से उजाले की तरफ मूव कर जाएगी, है ना। तो बच्चों आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करें और आज के सेशन की अपनी पहली टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या और इसको बनाने के लिए इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, है ना, वेरियस कंपोनेंट्स। तो देखिए बच्चों पहला जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है कि एक क्लोज कंटीन्यूअस पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी एक ऐसा कंटीन्यूअस पाथ हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही हो, फ्लो कर रही हो, उसी का नाम क्या होगा अपना इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। आगे कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट लाइक, यानी अगर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनानी है तो आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला कंपोनेंट बच्चों होना चाहिए ए सोर्स ऑफ करंट, यानी आपको करंट कहां से मिलेगी, सेल से या फिर बैटरी से। बैटरी भी एक टाइप का क्या है, सेल ही है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। एक सिंगल है यानी एनोड कैथोड का कॉम्बिनेशन है तो उससे नॉर्मली जाना जाता है, और ढेर सारे सेलों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्लियर ना। सेकंड जो कंपोनेंट है बच्चों वो क्या है, लोड। लोड इट मींस अप्लायंस, जैसे बल्ब, फैन, टीवी, है ना। कुछ जिसको भी आप यूज करना चाहते हो, चलाना चाहते हो, वही आपका फिजिक्स लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, लोड। क्लियर ना। थर्ड जो कंपोनेंट अपना है वो क्या है, स्विच है। स्विच बोलिए या की बोलिए, है ना, जो काहे लिए यूज की जाती है, सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए। क्लियर ना। आगे कह रहा है बच्चों कि आपके पास एक फ्यूज होना चाहिए। फ्यूज का काम क्या है कि अगर कभी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल की वैल्यू है, वोल्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो अप्लायंस खराब ना हो उसके पहले ही फ्यूज अपना बलिदान दे देता है, सेक्रीफाइस, है ना। फ्यूज जैसे ही उसके वैल्यू में चेंजेस आएंगे तुरंत आपका फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा, जिसको लोग कहते हैं फ्यूज ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये फ्यूज ब्रेक हुआ तो जो गड़बड़ वैल्यू है, यानी जो डिफेक्टेड वैल्यू आ रही है फ्लो करते हुए, जो हमारे अप्लायंस को खराब करने के लिए वेरिएशन आ रहा है, वो फ्यूज बीच में ही उसको क्या कर देगा, रोक देगा, जिससे कि हमारा अप्लायंस खराब होने से बच जाए, है ना। तो बच्चों एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीटली बनाने के लिए कम से कम इतने कंपोनेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, है ना। आगे कह रहा है कि these all are connected through connecting wire and these wire are generally made of copper। सर्किट बनाने के लिए जनरली हम लोग कॉपर वायर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, पहली चीज तो ये गुड कंडक्टर है, दूसरी चीज अवेलेबल है इजीली, है ना, और तीसरी चीज ये कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं, इसकी कंडक्टिविटी को देखते हुए। हालांकि बेस्ट कंडक्टर तो अपना सिल्वर है,
लेकिन अब हर जगह चांदी का तार तो लगा नहीं सकते, क्योंकि कास्ट को भी तो देखना है ना। तो अगर हम लोग अपने पिछले वीडियो की बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है चार्ज, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी थ्योरी को देखा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी लगा रखे हैं, है ना। तो आज की पहली टॉपिक क्या थी बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है और उसके वेरियस कंपोनेंट क्या है, वेरियस कंपोनेंट क्या है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपनी? देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर्किट डायग्राम। अब अगर कभी भी आपको सर्किट डायग्राम बनाना हो तो अभी आप लोग बोल के आ रहे हो कंटिन्यूअस पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का जो कंटिन्यूअस पाथ, देखिए बच्चों वो ये, मान लीजिए आप यहाँ कोई एक अप्लायंस लगाना चाहते हो, मान लीजिए बल्ब लगाना चाहते हो, है ना। बाकी एक सेल होना चाहिए जिसको आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलोगे, उसके बाद एक की होनी चाहिए। ये तो नेसेसरी पॉइंट्स हैं। ये क्या है? नेसेसरी पॉइंट्स। ये आपका क्या है बच्चों? सेल है। ये आपका बल्ब हो गया, है ना। ये आपकी की हो गई और ये वायर जो है कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड कर रहा है। अभी इस की को आप ध्यान से देखो, अगर इस की को आप ध्यान से देखो तो ये एंड और ये एंड ज्वाइंट नहीं है, तो इसको हम कौन सा की बोलेंगे? ओपन। जब यूं सिर्फ रहे तो ये क्या है? ओपन की है। अगर इसी बीच में पॉइंट आप लगा दीजिए तो इस की को हम बोलेंगे कि ये की अब कैसी हो गई? क्लोज्ड। कैसी की है ये? क्लोज्ड। और अगर की क्लोज हुई तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बिल्कुल कंटिन्यूअस पाथ प्रोवाइड करेगी, और जब की क्लोज होगी तभी आपकी इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर क्या करेगी? फ्लो करेगी। क्लियर ना? और हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में कौन कौन सी चीजों का यूज कर सकते हैं, है ना। देखिए पहला क्या है? इलेक्ट्रिक सेल तो होना ही चाहिए। दूसरा, सेलों के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। दूसरा कह रहा है कि ये बच्चों किस टाइप की है? ओपन की है, क्योंकि बीच में पॉइंट नहीं लगा है। अब दूसरा पॉइंट नंबर पे जो आपका की है वो कैसा की है? क्लोज की। और क्लोज की ही क्या करती है? सर्किट में करंट को फ्लो कराती है। आगे कह रहा है कि वायर ज्वाइंट। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है। कभी भी अगर सर्किट डायग्राम आप बनाओगे, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से क्रॉस करा रहे होगे तो ऐसा डायग्राम बनाना होगा विदाउट ज्वाइनिंग। बताता है कि एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर सिर्फ चला गया है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है ना। नेक्स्ट चीज क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब है, जिसको आप अप्लायंस के फॉर्म में यूज कर रहे हो। आगे की पॉइंट क्या है? रजिस्टर है ना। अभी आगे आ रहा है टॉपिक, तो आप हम लोग डीपली इसको समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है वेरिएबल रजिस्टर, है ना। और उसके बाद ये तीन डिवाइस, ये तीन अपनी क्या है? डिवाइसेस। पहला बच्चों इसमें क्या है? एमीटर। आप जानते हो मीटर का यूज पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट कह रहा है वोल्ट मीटर। इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट बच्चों गैल्वेनोमीटर, ये भी अमीटर की तरह ही है, यानी यूज्ड फॉर द मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अब एक अगर बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, अब दोनों तो डिवाइस ही है और दोनों का यूज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना ही है। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो आप जान लीजिए कि अमीटर यूज्ड फॉर द मेजर ऑफ हायर करंट, ये सिर्फ ज्यादा करंट को ही, हाई वैल्यू को ही क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। कैसी वैल्यू को? हाई वैल्यू। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर है वो हाई के साथ साथ लो करंट को भी क्या करता है? मेजर करता है। इसीलिए बोला जाता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ग्रेटर देन द अमीटर, यानी जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो अमीटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर ना? इफिशियंसी, सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की किससे ज्यादा होगी?
अमीटर से। और इन दोनों को हम सर्किट से किस वे में ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। और क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते हो, क्योंकि इनका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, बहुत कम है ना। और वोल्ट मीटर को आप सर्किट से पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो अपना खुद का रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। क्लियर। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओम्स लॉ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ओम्स लॉ देखिए बच्चों, ये कहता क्या है पहले तो आप जान लीजिए दिया कौन है। दिस लॉ गिवन बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक इस लॉ को दिए, तो इनके ऑनर में ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। जॉर्ज साइमन ओम का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, 1787 टू 1854। और ये जो लॉ इन्होंने दिया वो ईयर कौन सा था, 1827। 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने एक लॉ दिया जो करंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। अब वो बोले क्या, कह रहे हैं कि इट इज स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, है ना। कह रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो करने वाली करंट है वो उसके, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें फ्लो करने वाली जो करंट होगी वो इसके एंड के अक्रॉस, इन दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस एक बार फिर से आप समझ लो क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट, एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट। आप बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 वोल्ट का ना, 12 माइनस 10 2 वोल्ट। तो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कह रहे हैं कि जो फ्लो करने वाली करंट होगी वो इन कंडक्टर के एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और बच्चों आप जानते हो कि कोई भी फार्मूला प्रोपोर्शनलिटी नहीं रहता है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लेकर के आएंगे और वो कांस्टेंट अपना होगा R, जिसको आप कहोगे क्या, रेजिस्टेंस। क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर ना। वही देखिए फार्मूला इधर भी राइट किया गया है, V इक्वल्स टू IR। लेकिन ये जो करंट आपकी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कब होगा, ये कब होगा, whenever the physical condition remains unchanged। यानी जो कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, अनचेंज्ड होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। फिजिकल कंडीशन में बच्चों कौन कौन आता है, पहला तो उसका लेंथ होना चाहिए अनचेंज्ड, दूसरा फिजिकल कंडीशन डिसाइड करता है उसकी एरिया, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, टेम्परेचर। होते तो और भी हैं लेकिन बेसिकली ये तीन ही क्या है आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर फिजिकल कंडीशन को जो डिसाइड करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, टेम्परेचर। क्लियर ना, क्लियर। ये क्या थे, फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, है ना। आगे जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने वाला कांस्टेंट आया उसको आप क्या कहते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, है ना। ये ओम्स लॉ है। ठीक। अब कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करें उनको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर। देखिए नोट पॉइंट में क्या राइट हुआ है, कह रहा है कि द कंडक्टर व्हिच ओबे ओम्स लॉ
are called ohmic conductor, and while the conductor which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductor. क्लियर? ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम ओमिक कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर। बात समझ रहे हैं हमारी? उनको हम क्या कहेंगे? ओमिक कंडक्टर। और ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? ओम्स लॉ को ओबे करें, फॉलो करें, यानी ऐसे कंडक्टर जिनके ऊपर हम ओम्स लॉ लगा सके। ओम्स लॉ लगाने का मतलब ये है कि उनके एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम कहेंगे कि ये कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर कोई ऐसा कंडक्टर मिल गया जिसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो करने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ओबे नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो कैसा कंडक्टर है? नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर। क्लियर? तो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्या है? ग्राफ। जरा ध्यान से देखिए, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V and the corresponding current formed to a straight line for ohmic conductor. क्लियर ना? क्या कह रहे हैं ये कि ऐसा कंडक्टर जो ओमिक हो, यानी ओम्स लॉ को ओबे कर रहा हो। अगर हम ओम्स लॉ को ओबे करने का सेंस क्या है? V is directly proportional to I। और अगर हम किसी भी ओमिक कंडक्टर का VI ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, VI ग्राफ ड्रा करने का सेंस क्या है बच्चों? कि एक एक्सिस पे हम करंट को ले लें और दूसरे एक्सिस पे क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस को ले लें। क्लियर? तो अब हम अगर इनकी रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रा करने जाएंगे, अब फार्मूला आप देखो क्या मिला था अपने को? V इक्वल्स टू आई आर, देन R इक्वल्स टू I को ट्रांसफर करिए V अपॉन में I, यानी VI ग्राफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। इसके लिए ओमिक कंडक्टर के लिए अगर आप ड्रा कर रहे हो तो हमेशा और हमेशा जो R की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। जैसे यहाँ पर कोई करंट है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, मान लीजिए K आया। क्लियर? अब अगेन नेक्स्ट पॉइंट आप पकड़ोगे, फिर इनका रेशियो निकालोगे, फिर इनका क्या करोगे? रेशियो निकालोगे, तो उसकी भी वैल्यू क्या आएगी? K ही आएगी। अगेन कोई पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे जितने पॉइंट आप पकड़िए सभी का आप VI रेशियो लोगे, यानी V अपॉन में I लोगे, तो हमेशा उसकी वैल्यू जो पहले रेशियो हम लोग को मिल रखा है उसी के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर ना? और जब अगर हर एक पॉइंट पर V और I का रेशियो सेम आ रहा है तो जो बनने वाली लाइन होगी वो कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओमिक कंडक्टर का जो VI ग्राफ होता है वो कैसा होगा, तो आप बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन भी तैयार होता है कि मान लीजिए जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, जो नॉन ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर, बच्चों जो नॉन ओमिक कंडक्टर है उनका ग्राफ कैसा हमें मिलेगा? कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। अब वो कर्व आपका अपवर्ड भी हो सकता है और वो कर्व आपका डाउनवर्ड भी हो सकता है, या कोई आपकी जिगजैग लाइन नहीं है, कभी वैल्यू बढ़ रही, कभी वैल्यू घट रही, कभी रेशियो ज्यादा आया, कभी रेशियो कम आया। इट मींस नॉन ओमिक के लिए स्ट्रेट लाइन छोड़ करके कुछ भी रैंडमली मिल सकता है। क्लियर ना? तो ओमिक के लिए आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा और नॉन ओमिक के लिए कैसा ग्राफ मिलेगा? कर्व मिलेगा, या स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ऐसा आप बोलेंगे। क्लियर ना?
तो बच्चों यही है वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ इट मीन्स, वी आई ग्राफ इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। और पर्टिकुलर ये जो ग्राफ है वो कैसे कंडक्टर के लिए है, ओमिक कंडक्टर के लिए। क्लियर ना, इतनी बात क्लियर हुई। चले आगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, जिसकी बात हो रही थी कि इट इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस। अभी बोल के हम लोग आए हैं कि V इक्वल्स टू आई आर में R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस, नोन एज रेजिस्टेंस, है ना। देखिए ये क्या होता है रेजिस्टेंस, कह रहा है कि इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय वर्च्यू व्हिच इट अपोज और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कंडक्टर करता क्या है, उससे फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, या आप ये बोल दीजिए उससे फ्लो होने वाले चार्ज का अपोज करता है, फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन का अपोज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए आप, रोड है, रोड पे ब्रेकर बनते हैं, क्लियर ना। अब बताइए कि आप जा रहे हो रोड पे ब्रेकर आए, तो आप क्या करते हैं, अपने बाइक की स्पीड और तेज कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। ब्रेकर आया तो वो आप वहां पर पहुंचते पहुंचते आप अपनी स्पीड को स्लो करो, यानी वो आपके स्पीड का क्या है, क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है कि प्लीज थोड़ा धीरे चलो। तो वैसे ही अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही है तो इस कंडक्टर की भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो का अपोज करती है, रेजिस्ट करती है, और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। बात समझ आई। सेम जो काम ब्रेकर का रोड पर है, जो कि गाड़ियों के स्पीड को कम करता है, यानी उनके स्पीड के अपोज में वो आता है, गाड़ियों के स्पीड का विरोध करता है, अपोज करता है। सेम वही काम रेजिस्टेंस का कंडक्टर के अंदर करंट के लिए है। रेजिस्टेंस भी क्या करता है, करंट का अपोज करता है। क्लियर। चलिए अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ कुछ बातें आप देख लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय, ये तो बच्चों उसी फार्मूले से ही आया है। अगर R की वैल्यू निकालनी है तो I को ट्रांसफर कर दीजिए, तो R इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा V अपॉन में I। आगे कह रहा है कि फ्रॉम द अबव फार्मूला इट इज क्लियर दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्लियर दैट द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। आप अपने फार्मूले को देखिए और बताइए, आप अपने फॉर्मूले को देखिए और बताइए। R इक्वल टू क्या है, V अपॉन में I। अगर थोड़ी देर के लिए हम यहां से V को हटाएं तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलने का सेंस ये है बच्चों कि हम अगर एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, उसी रेशियो में। क्या? उसी रेशियो में। देखिए आगे बोल रहा है कि इफ रेजिस्टेंस इज डबल, आप रेजिस्टेंस को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, देन करंट गेट्स हाफ, उसी रेशियो में वो उल्टा होगा। एक को इंक्रीज कर रहे हो यानी डबल कर रहे हो, तो दूसरा डिक्रीज होगा, कितना, उसी रेशियो में, यानी 2 का इनवर्स कर दीजिए, 1/2। 1/2 इट मींस हाफ। और अगर आप क्या कर रहे हो, रेजिस्टेंस को हाफ कर रहे हो, देन करंट गेट्स डबल। अगर इनको आप हाफ कर रहे हो तो ये डबल होगा। क्लियर ना। आगे देखें क्या बोल रहा है कि अगर किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन करना, जरा कुछ बातें आप पहले इधर देख लीजिए बच्चों। फार्मूला आपने पाया V इक्वल्स टू आई आर। अगर R की वैल्यू निकालनी है तो I को ट्रांसफर करोगे आप, तो R इक्वल टू V अपॉन में I मिला, R इक्वल टू V अपॉन में I मिला, जो कि इधर भी राइट हुआ है, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ भी राइट हुआ है,
अब देखें जरा आप, अगर हम इस R की SI यूनिट निकालना चाहें, SI यूनिट ऑफ R, तो आप कह दोगे कि सर राइट साइड की SI यूनिट बता दीजिए, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि SI यूनिट ऑफ V अपॉन V। आई V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या बनती है? वोल्ट बनती है, और अपॉन में करंट है, तो करंट की SI यूनिट क्या बनती है? एम्पियर। क्या बनती है? एम्पियर। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे फॉर्मूले से हमें देखने को मिल रहा है कि SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज वोल्ट अपॉन में एम्पियर ना। लेकिन इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? इस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। तो कोई भी जब साइंटिस्ट कोई लॉ देता है तो उनके ऑनर में उस फिजिकल क्वांटिटी, उस लॉ से जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है उसकी SI यूनिट उन्हीं के नाम पे रखी जाती है ना। जैसे फोर्स को कौन दिया था? आइजैक न्यूटन, तो उनके ऑनर में उन फोर्स की SI यूनिट बना दी गई न्यूटन। तो वैसे ही आप रेजिस्टेंस की SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी बोल सकते हो, लेकिन इनके ऑनर में यानी SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को आप रिप्रेजेंट किससे करते हो? ग्रीक लेटर ओम से, ऐसा बनाओगे आप। क्लियर? ये किसका सिंबल है? ओम का। और ओम है क्या? रेजिस्टेंस की SI यूनिट। कहां से आई? जिस साइंटिस्ट ने ओम को, जिस साइंटिस्ट ने रेजिस्टेंस को डिफाइन किया। क्लियर? तो अब आप देखो, एक चीज सिर्फ यहाँ और बची है, इस पूरे स्लाइड में सिर्फ एक चीज बची है कि R इज इक्वल टू V अपॉन में I मिला, R इक्वल टू V अपॉन में I मिला। अब R की SI यूनिट क्या बनी बच्चों? ओम बनी ना। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट बनी, हाँ, और अपॉन में करंट है तो उसका क्या बना? एम्पियर बना। अगर हम आपसे कह दें कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम रेजिस्टेंस, आप 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करिए, तो आप हर जगह यहाँ भी पहले तो एक काम करिएगा, 1 1 1 राइट कर दीजिएगा। अब यहीं से अपनी डेफिनेशन आप बनाओगे। क्या बनाओगे? कहोगे इट इज सेड टू बी 1 ओम, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम if the potential difference of 1 volt across the end of the conductor makes a current of 1 ampere to flow through it। यानी मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के बीच जो पोटेंशियल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट, यानी यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का मान लीजिए 11 वोल्ट, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आया। यानी ऐसा कोई कंडक्टर हो जिनके एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें फ्लो करने वाली करंट अगर 1 एम्पियर है, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना ओम होगा? 1 ओम। वही बात देखिए यहाँ लिखी गई है, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। क्लियर? कभी भी अगर 1 जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट लगा के आपसे पूछी जाए तो तुरंत आप फार्मूले पे जाइए, जितनी फिजिकल क्वांटिटियां हैं सबकी वैल्यू 1 1 1 लीजिए, वहीं से डेफिनेशन बना दीजिए। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए अपनी नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब वही रूल फॉलो हो रहा है कि एक टॉपिक पढ़े तो उससे रिलेटेड पहले कुछ न्यूमेरिकल कर लिया जाए ना। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए और चीजों को जो मिलता जाए उसको गिवन में पहले आप राइट करोगे। क्लियर? चलिए हम अपनी हेडिंग लगा ले रहे हैं पहले गिवन, और अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 75 वोल्ट। क्या चीज? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? V से। कितना दे रखा है? 75 वोल्ट।
आगे कह रहा है बच्चों कि व्हेन इट ड्रा ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी जब इसमें 5 एम्पियर की करंट ड्रा हुई दिखी हमें फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल बी द हीटर ड्रा if the potential difference is increased to 150 volt। अब दो केस बच्चों यहां बनती हुई दिख रही है। कह रहा है कि उस हीटर पर कितनी करंट शो होगी, कितनी ड्रा होगी, कब? जब उसके पोटेंशियल को आप इंक्रीज करके 75 से इंक्रीज करके कितना कर दीजिए, 150 वोल्ट कर दीजिए। क्लियर? दो केस बनी है, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो पहली केस को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 1 लगा लें, और दूसरी केस को डिफाइन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या लगा लें, 2 2। और कोई केस बनती तो 3 लगाते, चौथी बनती 4 लगाते। क्लियर? लेकिन एक चीज सेम है, क्या? अपना हीटर वही, अपना हीटर वही। तो इसका मतलब ये है कि जब अप्लायंस नहीं बदल रहा है तो इसका रेजिस्टेंस, जो कि किस टाइप का होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट टाइप का होता है। जो वैल्यू एक बार हमें मिल जाएगी वही अंत तक जाएगी, जब तक वो हीटर रहेगा तब तक रहेगी, चेंज नहीं होगी। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तभी चेंज होगी जब आप अपने हीटर को बदल दीजिए। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट ये बन रहा है कि पहली केस से आप पहले आर निकालो, यहां से आर निकालो। देखिए पोटेंशियल V1 है, करंट I1 है, लेकिन रेजिस्टेंस R1 R2 नहीं होगा। ये चीज R1 R2 नहीं होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा। ये तब R1 R2 होगा, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब चेंज होगी जब आप अपने हीटर को बदल दीजिए। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस को राइट हम करें पहली केस में तो भी हम R ही लिखेंगे ना, और अगर हम दूसरी केस में राइट करें तो भी हम R ही लिखेंगे। क्लियर? बिकॉज R इज कांस्टेंट। ये तब चेंज होगा जब हम अपने अप्लायंस को चेंज कर दें, हीटर ही बदल दें। क्लियर ना? देखिए अब पहले हम इस केस से R कैलकुलेट करें। R इक्वल टू क्या होता है बच्चों? R इक्वल्स टू V अपॉन में I। R इक्वल टू V अपॉन में I। अब पहली केस है तो 1 1 लगा लें, यानी हमें राइट करना चाहिए V1 अपॉन में I1। तो अब इनकी वैल्यू जरा आप बोल दीजिए, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका V1 कितना है, 75। करंट कितनी थी, 5, और अगर आप डिवाइड दोगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी जो रेजिस्टेंस आया हीटर का वो कितना ओम है, 15 ओम है। अब यही 15 ओम हम सेकंड केस में यूज करेंगे, क्योंकि ये किस टाइप का है, कांस्टेंट टाइप का है। किस टाइप का है, कांस्टेंट टाइप का है। आ जाइए आप इस केस में, इस केस में जरा देखिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू फिर निकाली जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में I। लेकिन बच्चों ये चल रही है सेकंड केस, तो यहाँ आप लिखोगे V2 अपॉन में I2। R के साथ R1 और R2 नहीं लगेगा, हम बार बार कह रहे हैं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट। जरा ध्यान से देखिए, V2 की वैल्यू R इक्वल टू क्या है बच्चों, V2 अपॉन में I2। V2 अपॉन में I2, सेम चीज हम अभी नीचे भी राइट की है। अब आप वैल्यू रखिए यहाँ पर, क्या आपको और मालूम है? हाँ, अभी पहले कैसे निकाल के आ रहे हो, कितना ओम, 15 ओम इक्वल टू V2 है। V2 वैल्यू बच्चों कितनी है, 150 अपॉन में I2 था। I2 ही तो बताना था कि उस हीटर पे कितनी करंट ड्रा होगी ना, कब? जब हम अपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 75 से कितना कर दे, 150 कर दे। तो यहाँ से I2 हमें फाइंड आउट करना था, मिल जाएगी। I2 को ऊपर भेजिए, 15 को ट्रांसफर करिए नीचे की तरफ, 150 अपॉन में 15 डिवाइड दोगे आप तो I2 इक्वल्स टू 10, और I2 क्या है, करंट है, और करंट की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है, एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। क्लियर ना? तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने उठा कर रख दी गई है। देखिए, पहला इसमें आता है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है बच्चों कंट्रोलर ऑफ करंट। कंट्रोलर ऑफ करंट, ठीक है। सॉरी, ये रजिस्टर नहीं बच्चों, रोस्टेट। रोस्टेट का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर ऑफ करंट। अभी रजिस्टर को देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि ये कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक कंस्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज रजिस्टर। इज नोन एज रजिस्टर, है ना। अब रजिस्टर आप उसको कहते हो जिसके पास खुद का क्या हो? रेजिस्टेंस हो, ठीक। और रोस्टेट कौन होता है? It is a variable resistor which used to control the flow of electric current. ये क्या करता है? करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। कितना हमें करंट भेजना है, कम करना है, ज्यादा करना है, यानी कंट्रोलर है किसका? करंट का। आगे कह रहा है बच्चों गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर आप उसको कहते हो जो इजिली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा कंडक्टर हो जो इजिली अलाउ कर दे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, यानी इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? वेरी लो। आगे कह रहा है, सॉरी इसमें जरा एक पॉइंट और देख लीजिए। कह रहा है गुड कंडक्टर की बात कर रहे हो तो सबसे गुड कंडक्टर यानी बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर के कौन कौन से एग्जांपल बन सकते हैं? सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? गुड कंडक्टर्स में आते हैं। करते क्या है ये लोग? इजिली अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, और इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? वेरी लो होती है ना। आगे कह रहा है पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर का मतलब ये है जिसको आप आगे चलकर क्या बोलोगे? सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में हम लोग ले जाके रखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये सेमी कंडक्टर और पुअर कंडक्टर में सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि पुअर कंडक्टर को ही सेमी कंडक्टर बोलेंगे आप, नहीं। देखिए, पुअर कंडक्टर का मतलब ये है कि जो इजिली अलाउ ना करे। कुछ बेसिक डिफरेंस है, बाकी आप बोल सकते हो। और इनके एग्जांपल कौन से हैं? मरकरी है, लेड है, स्टेनलेस स्टील है, अलॉय ऑफ आयरन है, क्रोमियम है ना। और ये लोग करते क्या है? इजिली अलाउ नहीं करते, ठीक ना। क्या है लिए? इजिली अलाउ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए। आगे फिर आपका एक लास्ट पॉइंट है इंसुलेटर। इंसुलेटर इट मींस बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर इट मींस डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी ऐसा कोई कंडक्टर हो, सॉरी कंडक्टर नहीं, ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो करंट को फ्लो होने ही ना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसुलेटर बोलेंगे। यानी जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो ही ना करे, वही हमारा क्या होगा? इंसुलेटर। और इंसुलेटर का एग्जांपल कौन कौन है? रबर है, ड्राईवुड है, प्लास्टिक है। ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने ही नहीं देते। क्लियर ना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें, कह रहा है कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? डिपेंड हम उसी पे करेंगे जो हमारे फिजिकल कंडीशन को क्या करेंगे? मेंटेन करेगा, या जिनके ऊपर हमारी फिजिकल कंडीशन डिपेंड करती हो। अभी आप स्टार्टिंग में पढ़ के आए हो फिजिकल कंडीशन ऑफ द रेजिस्टेंस कौन कौन था? वही लेंथ, वही टेम्परेचर, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो देखिए, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला कह रहा है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड पॉइंट कह रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे पता चल रहा है? सुनिए जरा। अब अगर मान लीजिए कोई वायर है, कोई वायर है, अब इस वायर की लेंथ जितनी आप बढ़ाते जाओगे, जितनी बढ़ाते जाओगे उतना ही तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। यानी कोई एक लंबी सड़क है,
तो उस पर नंबर ऑफ ब्रेकर्स भी तो ज्यादा होंगे। तो सीधी सी बात है कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर ही जाएगा। दूसरी चीज ये कह रहा है कि आर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब यहां से क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप समझो कि जब कोई महंगा इक्विपमेंट आता है, महंगा अप्लायंस आता है, जैसे मान लीजिए एसी हो गया, है ना, फ्रिज हो गया, बात समझो हमारी, तो जो मैकेनिक्स आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर इतने एमएम का, इतने गेज का वायर लगेगा, यानी थोड़ा हैवी वायर लगेगा। क्यों लगेगा, तार को लोग क्यों मोटा वहां यूज करते हैं, मोटे तार का यूज क्यों होता है, क्योंकि जब आप एरिया को इंक्रीज करोगे यानी मोटा तार लगाओगे तो उसका आर डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। और जब किसी वायर का रेजिस्टेंस कम है तो उससे फ्लो करने वाली करंट बहुत इजीली जाएगी, जिससे कि आपका अप्लायंस बहुत स्मूथली चलेगा। क्लियर, बात समझो हमारी। तो इसलिए जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना। अगर तार पतला है यानी एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, आर की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके अगेंस्ट क्या होता है, अगर तार आपका मोटा है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो उस तार का रेजिस्टेंस कम और जो अप्लायंस होगा वो बहुत इजीली वर्क करेगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल। अब बच्चों जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो कैसा है, गुड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, उसके मटेरियल के नेचर पे भी आपके कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। तो बच्चों हम लोग पढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपनी क्या कह रही है, रजिस्टिविटी। क्या रजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, रजिस्टिविटी देखिए कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रजिस्टिविटी, इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। बच्चों थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने पिछले स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इनको कहें इक्वेशन नंबर 1, इनको कहें इक्वेशन नंबर 2, जरा हम कलर चेंज कर लें, इनको कहें इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन नंबर 2, तो हम सीधे सीधे फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम इनके आरएचएस को मर्ज करना चाहें, मिलाना चाहें, तो कुछ ऐसा राइट होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब आप जानते हो कि कोई भी फार्मूला प्रोपोर्शनलिटी में नहीं होता है, किसमें होता है, इक्वल टू में होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा आर इक्वल टू, और ये प्रोपोर्शनलिटी इक्वल टू में तब बदलती है जब कोई कांस्टेंट आए। तो यहाँ पर अपना बच्चों कांस्टेंट कौन होगा, रो होगा, कौन, रो। तो रो इनटू एल बाई ए। तो आप देखो जरा ध्यान से कि आपको एक नया फार्मूला मिलता हुआ दिख रहा है। अब आप यहां बोलोगे, क्या बोलोगे कि वेयर रो इज कांस्टेंट, कांस्टेंट रहा होगा तभी तो प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया इक्वल टू में, नोन एज रजिस्टिविटी, नोन एज रजिस्टिविटी। रो को आप, इसको आप क्या प्रोनाउंसिएट करोगे, रो, और रो होता क्या है, रजिस्टिविटी, है ना। अब देखिए यहां पर जो डेफिनेशन बोल रही थी कि आप क्या करिए, यूनिट वैल्यू लीजिए, क्या करिए, यूनिट वैल्यू ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। अब जरा आप यहां से ध्यान से देखो, फॉर्मूला हम लोग को भी पीछे क्या मिला था बच्चों, R इक्वल्स टू क्या, R इक्वल्स टू रो L बाई A, R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A। अब हमसे कह रहे हैं कि यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम L की वैल्यू और अपने A की वैल्यू 1 ले लें यानी यूनिट वैल्यू टेक करें तो क्या बचेगा, R इक्वल्स टू
रो। यानी वही क्वेश्चन डेफिनेशन बोल रहा है कि अगर आप अपने कंडक्टर की लेंथ, आप अपने कंडक्टर की लेंथ को यूनिट रखिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट रखिए, तो उस केस में तो बच्चों, अगर आप अपने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट रख रहे हो, तो उस केस में उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी। क्योंकि आर ही तो इक्वल है रो के, आर ही किसके इक्वल है, रो के, है ना। आगे देखिए कुछ इसके और भी पॉइंट्स हैं। कह रहा है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल does not depends on its length or thickness. Thickness means area of cross section. Area of cross section thickness, but depends on the nature of the substance and temperature. रो बच्चों सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला नेचर पे, पहला किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे, और दूसरा टेम्परेचर पे। सिर्फ इन दो चीजों को आप कांस्टेंट रखिए, तो उसके बाद आप अपने आप अपने इस वायर के लेंथ को आप चाहे इंक्रीज करिए चाहे डिक्रीज करिए, चाहे इसको मोड़ करके इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दीजिए या खींच करके इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए। यानी किसी चीज को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो उसकी एरिया कम होती है। जैसे रबर, अभी आपका रबर इतना मोटा दिख रहा है, मान लीजिए हम इसको खींच दें तो खींचा हुआ रबर पतला हो जाता है। पतला होने का मतलब कि लेंथ को इंक्रीज करने पर एरिया कम होती है और लेंथ को डिक्रीज करने पर, किसी को आप दबाओ तो उसकी एरिया क्या होगी, सिकुड़ करके ज्यादा हो जाएगी, मोटा हो जाएगा। क्लियर ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। इसमें एक पॉइंट आपका लिखा गया है कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, अलॉय क्या होता है, और इन सब की बात, इन सब पॉइंट्स की बात थोड़ी थोड़ी हम लोग पिछले स्लाइड में किए थे। कह रहा है सच एज ग्लास, रबर, एबोनाइट एक्सेट्रा हैव अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी। यानी वहां पर जो हम लोग उस स्लाइड में बात किए थे वो रेजिस्टेंस के सेंस में था, और यहाँ पर जो बात होगी वो रेजिस्टिविटी के सेंस में, है ना। तो जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है। क्लियर। आगे कंडक्टर क्या होता है, सच एज सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। ये सारे क्वेश्चन बच्चों ऑप्शनल के लिए होते हैं, ये जान लीजिए। मटेरियल का नाम दे देगा, पूछ लेगा आपसे इसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई भी होती है, वेरी लो होती है, बोथ, नन ऑफ दीज, है ना। तो इन सब बातों को आप अपने दिमाग में स्टेप बाय स्टेप बैठाते जाइए। आगे कह रहा है alloy have higher resistivity than the constituent metals। क्या है इसमें, they do not oxidize easily at high temperatures। This is why they are used to make heating elements of devices such as electric iron heater etc। एलॉय की बच्चों खास बात क्या है, एलॉय की खास बात ये है कि अगर आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर रहे हो तो वो मेल्ट नहीं होगा, वो मेल्ट नहीं होगा। क्लियर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या थी, रजिस्टिविटी थी, रो को समझना था। और अगर आपसे कोई कह दे कि एसआई यूनिट ऑफ रो, रो की एसआई यूनिट क्या होगी, जरा आप देखो फॉर्मूला क्या था, कलर हम चेंज कर लें। फॉर्मूला बच्चों अपना क्या था, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो रो इंटू एल इक्वल्स टू R इंटू ए, तो रो इक्वल्स टू R इंटू ए बाई एल।
अब देखिए, अगर हमें रो की एसआई यूनिट बतानी है तो आर इंटू ए वाई एल की बता दें। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, अपॉन एल है लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, अगर वो कटेगा तो फिर बचेगा क्या? ओम इंटू मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। आगे देखें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ के आए हैं उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल लगाने का अपना हम लोग का क्या तरीका है कि न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी पहले उसको गिवन बना के लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो टॉपिक पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उनमें क्या रिलेशन है, वहीं से तो हमें हिंट मिलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इधर। क्लियर? देखें क्वेश्चन नंबर 7। एक मन था मेरे पास वो अब खोने लगा है, पाकर तुम्हें हाय मुझे कुछ होने लगा है। बच्चों इस टाइम हो रही है 1:35। क्लियर? और हमारे पास सिर्फ आप ही हैं, बाकी सब एकदम सन्नाटे में। देखें, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इनको खूब तबीयत से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एकदम। देखिए हम पहले गिवन लिख लेते हैं। कह रहा है कि ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, यानी जो लेंथ है वो कितना दे रखा है? कैपिटल एल। और जनरली हम लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्मॉल एल, स्मॉल एल। आगे देखिए कह रहे हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, जो एरिया है बच्चों वो क्या है? अपनी कैपिटल ए है। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अगर लेंथ एल है एरिया ए है तो ऐसी केस में इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओम। केस बन रही है, ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, यानी आगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। अब यहाँ अगर आप आर बोल चुके हो तो यहाँ आर डैश बोल, चलो क्या होगा यानी क्वेश्चन मार्क ले लिए। रेजिस्टेंस क्या होगा ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, लेंथ कितना है बच्चों इधर? हैविंग लेंथ L/4 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2.5A। इसको ध्यान दीजिएगा, जैसे 2A मतलब ट्वाइस, 3A मतलब पहले का थ्राइस, लेकिन यहाँ पर क्या किया है? 2.5 यानी 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो जो न्यू एरिया होगी इस लेंथ को L डैश बोल लिया जाए, और जो न्यू एरिया इसको आप न्यू लेंथ भी बोलिए, है ना। और जो न्यू एरिया बनी है जिसको हम लोग ए डैश बोलेंगे वो कितनी है? पहले का यानी पहली एरिया का 2.5 टाइम्स है। क्लियर? हमें रेजिस्टेंस बताना है। चोर कितना भी होशियार, अगर वो कोई क्लू ना छोड़ के जाए तो कोई उसे पकड़ पाता है, लेकिन वो कितना भी चालाक हो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो कर ही जाता है। तो वैसे ही बच्चों अपना क्वेश्चन भी, ये कितना भी हमें रोटेट करे लेकिन ये कुछ ना कुछ छोड़ जाएंगे। छोड़ जाने से याद आया कि वही है कि वो कौन सा सॉन्ग है जो कहता है कि इस कदर छोड़ जाऊंगा, ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी आएगा तो बताएंगे। असर छोड़ जाऊंगा, इस कदर
आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपना नजर छोड़ जाऊंगा। जाने दीजिए, अभी पूरे तरीके से दिमाग में आ नहीं रहा। देखिए एक चीज आप देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब आप समझ रहे हो, अगर पहले में कॉपर लगा है तो दूसरे में भी कॉपर ही यूज होगा। इसका मतलब जितनी रजिस्टिविटी उसकी पहले केस में होगी उतनी ही रजिस्टिविटी उसकी दूसरे केस में भी होगी। यानी यहाँ देखिए लेंथ यल था, इधर एल डैश, यहाँ रेजिस्टेंस आर, यहाँ आर डैश, यहाँ एरिया ए, यहाँ न्यू एरिया ए डैश, लेकिन रजिस्टिविटी रो है तो रो डैश नहीं होगी, रो ही होगी। बिकॉज इन बोथ केस मटेरियल आर सेम, मटेरियल आर सेम। तो पहले केस का यूज करके बच्चों हम लोग रो निकालेंगे, फिर वही रो यूज करेंगे सेकंड केस में। तो देखिए जो केस फर्स्ट थी, जो आपकी केस फर्स्ट थी, फॉर्मूला क्या था बच्चों अपना, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रेजिस्टेंस कितना ओम 10 ओम इक्वल्स टू रो इंटू यल, कैपिटल एल है, एरिया को कैपिटल ए आप राइट ही कर चुके हो जो कि पहले दिया था, इनिशियल एरिया, स्टार्टिंग की एरिया। तो यहाँ से रो निकाल दीजिए, रो इक्वल टू एल बाई ए, इधर ट्रांसफर करोगे तो 10 a बाई एल। ये क्या है, पहले केस से आपने क्या किया, उस मटेरियल की रजिस्टिविटी निकाल दी। अब यही रजिस्टिविटी आप यूज करोगे किस केस में, केस सेकंड में। केस सेकंड में फार्मूला क्या था, रेजिस्टेंस चेंज हुआ था, न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, लेकिन रो बच्चों वही रहेगा, लेंथ बनी थी न्यू लेंथ एल डैश, एरिया बनी थी न्यू एरिया ए डैश। क्लियर। अब देखिए आर डैश इक्वल्स टू रो की वैल्यू बच्चों 10 a बाई एल इंटू एल डैश की तरह वैल्यू हमें बोलिए आप कैपिटल एल बाई 4, यहाँ आपने लिख लिया कैपिटल एल बाई 4 इंटू ए डैश न्यू एरिया की वैल्यू क्या थी 2.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एरिया, स्टार्टिंग की जो एरिया था उसका 2.5 गुना। तो जहां ए डैश लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे 2.5 ए, हम बगल करके लिख दिए हैं इनटू लगा के 1 अपॉन में 2.5 ए, है ना। अब ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, बस हो गया है न्यूमेरिकल ये फिनिश। एल से एल कैंसल, ए से ए कैंसल, तो बचा क्या आर डैश इक्वल टू, यहाँ देखिए ए भी कैंसल होगा ना, ए से ए कैंसल, ये 4 आपका रह जाएगा, ये 4 आपका रह जाएगा। एल से एल कैंसल किए हैं और ए से ए कैंसल किए हैं, तो यहाँ क्या है 10 अपॉन में 4 इंटू इधर क्या है बच्चों 2.5 को मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करोगे तो 25, अगर हम माने थोड़ी देर के लिए तो 25 4 जा 100 के एक डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे 100 के, तो वो बन जाएगा 10, है ना। तो 10/10 कैंसिल आउट होकर के आर डैश की वैल्यू बच्चों में कितनी मिल जाएगी, आर डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 ओम, 1 ओम। क्लियर। चलिए, और अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े भी हो, थोड़ी देर पहले आप पढ़े भी हो, क्या पढ़े हो यहाँ लिख दे रहे हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और लेंथ को घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो लेंथ के साथ आपने क्या किया, जास्ती किया, L/4 मतलब 1/4 कर दिया, मतलब डिक्रीज किया। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस भी जो नया वाला आएगा जिसको आप आर डैश बोले वो भी कैसा आएगा, डिक्रीज होकर के आएगा। पहले 10 ओम था, अब देखो कितना ओम है 1 ओम।
क्लियर। तो बस जो इसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं उसको आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही एक अजम्पशन कर पाएंगे कि अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। और अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, है ना, नोट कर लें आप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों, क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल। ध्यान से देखिए जरा, आप भी कुछ हमें बताएं, कुछ हम आपको सिखाएं और कुछ हम आपसे सीखें। कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। बच्चों गिवन पहले आप लिख दीजिए, जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर इज 302 ओम। अब ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर। दिया कितना, 302 ओम एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर देख के परेशान ना होइए। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर की बात कर रहे हैं बच्चों, ये जरा इनको समझाइए आप, हम तो नहीं कुछ बोलेंगे, पहले आप इनको निपटा दीजिए। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। बस टेम्परेचर का इतना काम ही था। रेजिस्टिविटी आपको बतानी है, रेजिस्टिविटी आपको बतानी है उसी टेम्परेचर। वो टेम्परेचर दे करके आपको थोड़ा सा डराने का काम किया जा रहा था कि आप देखिए, डरिए कि अरे बाप रे बाप, आप कौन सा फार्मूला लगाएं, इसमें तो टेम्परेचर आ गया है। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। देखिए अब थोड़ा सा आप ध्यान दो। पहले रेजिस्टेंस दिया, लेंथ दिया, डायमीटर, ये रहा आपका वायर, इनका दिया है डायमीटर। अब डायमीटर का, अब देखो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे, किस शेप का है जी, सर्कुलर शेप का है। तो डायमीटर का हाफ करने पर हमें क्या मिलेगा, रेडियस। तो इनका पहले हम लोग क्या कर लें, हाफ। क्या करें इनका, हाफ। क्लियर। जरा हाफ करा दो। तो r इक्वल्स टू जनरली होता है d/2, यानी रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो r इक्वल टू d बच्चों कितना है, d कितना है 0.6/2 करेंगे तो ये आएगा 0.3 मिलीमीटर। और जनरली रेडियस भी एक टाइप की लेंथ ही है, उसकी भी ऐसा यूनिट क्या बननी चाहिए, मीटर। तो पहले इनको मिलीमीटर से आप कहाँ लेके चले जाइए, मीटर में। कैसे लेके जाओगे, 10⁻³ लगा के जाओगे। अब देखो इनके रेडियस से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, बस उसका यूज करेंगे इसके क्रॉस सेक्शन की एरिया को फाइंड करने के लिए। हेंस वी नो दैट एरिया ऑफ द सर्कल। क्यों सर्कल की एरिया आप लगा रहे हो, क्योंकि किसी भी कंडक्टर, किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। क्लियर। अब पाई की वैल्यू 3.14 नहीं दिया है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ इनका हम बच्चों कर लेंगे क्या, स्क्वायर। जरा इनको सॉल्व करा दीजिए। ये हो गया 22/7 इंटू स्क्वायर है तो 0.3 इंटू 0.3, पावर में मल्टीप्लाई होता है, पावर में मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। ये अपने को क्या मिल गया, ये अपने को क्या मिल गया, कैपिटल ए यानी एरिया। अब देखिए लेंथ भी मिल चुकी है पहले से ही, रेजिस्टेंस भी पहले से ही मिल चुका है। ए डायरेक्ट नहीं दिया था, डायमीटर की हेल्प से इनडायरेक्ट दिया था, तो वहां से हम पूरा पूरा एरिया फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो एरिया निकालने का थोड़ी है, वो क्या है, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने का है। तो पहले आप बताओ कि इन चारों टर्म्स में कोई फार्मूला है, इनसे मिलकर के कोई फार्मूला है आपके पास। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़े हैं, कौन सा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, रो। तो पहले R का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो रो इंटू एल इक्वल टू R इंटू ए, एल को ट्रांसफर कर दीजिए, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। अब
अब सबकी वैल्यू आप बच्चों फाइंड इस पे प्लेस कराइए, पुट कराइए जरा। तो रो इक्वल टू आर, आर कितना है बच्चों 302 इनटू ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 22/7 इनटू, अगर इनका हम स्क्वायर कर लें तो 0.09, क्योंकि 2 डिजिट पे पॉइंट है ना, अदरवाइज आप ऐसे ही पहले लिखे रहिए, इनको अभी लास्ट में मल्टीप्लाई किया जाएगा सबका एक साथ इनटू 10 पावर में क्या है -6, तो 10 की पावर -6 भी लिख लीजिए, 10 की पावर -6 होल अपॉन ये अपॉन में 7 था तो वो भी डिनोमिनेटर में ही इन्वॉल्व होगा। होल अपॉन में यहाँ क्या है बच्चों लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 2 मीटर, तो यहाँ अपॉन में 2 इनटू पहले से क्या है 7। अब यहाँ जरा डिवाइड दिलाने का आप काम करिए, डिवाइड दिलाने का काम करिए, 2 से आप पहले 302 को डिवाइड दीजिए, तो रो इक्वल टू 2 1 जा 2, कितना बच गया 1 यहाँ जाएगा तो बना दिया 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 इनटू 22 इनटू 0.3 इनटू 0.3 इनटू 10 पावर -6 अपॉन में 7। अब ध्यान से आप देखो जरा कि क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिवाइड हो रही है, नहीं, 7 इज अ प्राइम नंबर, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जितने भी नंबर हैं न्यूमरेटर में, ये जितने नंबर है न्यूमरेटर में, इन सबों का आप मल्टीप्लाई करिए, जो आए उसको यहाँ राइट करिए, उसमें 7 की डिवाइड दीजिएगा इनटू 10 पावर -6 पीछे चल ही रहा है, और क्या आएगा रो इज रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है ओम इनटू मीटर। ये छोटा सा काम हम अपने बच्चों को देते हैं कि वो मल्टीप्लाई करके 7 की डिवाइड देंगे, और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर इस क्वेश्चन में जो रजिस्टिविटी की वैल्यू है वो इतनी आई। क्लियर बताएंगे ना आप, इतना तो यार कर ही सकते हैं आप, इससे बड़े बड़े काम आप करते हैं, और आपसे अगर हम कोई हेल्प मांगे तो आप हमारे इशारे पे ही उसको डन कर देते हैं। ये तो हम आपसे कह रहे हैं कि इनका मल्टीप्लाई आप करिएगा, 7 की डिवाइड दीजिएगा, उसके पीछे इनटू 10 पावर -6 लगाइएगा, और यूनिट बनेगी ओम इनटू मीटर। क्लियर नोट कर लें आप। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पहले आप पढ़ें, ए सिल्वर वायर हैज डायमीटर, बार बार बच्चों डायमीटर ही दे रहा है, डायमीटर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो डी से, कितना है बच्चों 0.4 mm है। अब mm है तो पहले इसको आप मीटर में बदल लो, पहले बदले बाद में बदले, बात एक ही, -3 लगा दिए तो ये किसमें बदल गया मीटर में। क्लियर, डिवाइड दे दें तो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, तो ये हो गया 0.4 इनटू 10 पावर -3 होल अपॉन में 2 की डिवाइड देंगे तो r इक्वल टू 0.2 इनटू 10 पावर -3 मीटर, ये रेडियस है आपका। अगर बच्चों ये रेडियस है तो यहाँ से एरिया भी निकल सकती है, क्योंकि आपका कंडक्टर कुछ ऐसा होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल शेप सर्कुलर शेप होगा, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप भाग के किसके पास जाओगे, सर्कल की एरिया के पास, पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू हम लोग बच्चों कितना टेक करेंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 0.2 इनटू 10 पावर -3, पूरे का हम लोग को क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 इनटू स्क्वायर, इट मींस 2 टाइम मल्टीप्लाई, 0.2 इनटू 0.2 इनटू ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये क्या मिल चुका है बच्चों एरिया। आगे बढ़ते हैं जरा, एंड रजिस्टिविटी बच्चों डिनोटेड बाय रो, कितना दे रखा है
1.6 into 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। आप ध्यान से देखो, इसकी एसआई यूनिट बिल्कुल करेक्ट, चेंज नहीं करना है कुछ भी। हाउ मच लेंथ ऑफ दिस वायर, हाउ मच लेंथ इट मींस L इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है इज रिक्वायर्ड टू मेक ए वायर ऑफ 1 ओम, यानी हम जो कॉइल बनाएंगे उसका जो रेजिस्टेंस आना है वो कितना है, 1 ओम। क्लियर, बात को समझिए आप। अब थोड़ा इनको हम इनकी साइज को छोटा करें जिससे कि इसी पेज पे क्लियरली आपको हम लेंथ निकाल के दे सकें। क्लियर, ध्यान से देखिए फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, फॉर्मूला कहता क्या है, जरा आप इतना हमें बताने का कष्ट करें प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू टेल मी अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बार बार यही चल रहा है। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, L क्या है, लेंथ है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें से बताइए क्या निकालना है साहब, लेंथ निकालना है तो पहले A का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो रो इंटू एल इक्वल टू R इंटू ए। हमें बताना है L, तो L इक्वल टू R इंटू ए, रो को ट्रांसफर कर दीजिए अपॉन में रो, ये हो गया R इक्वल टू रो की वैल्यू बोलिए बच्चों 1 इंटू ए की वैल्यू बोल दीजिए जरा, ए की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 होल अपॉन में कौन है बच्चों, रो है, तो इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में लिखी जाएगी और डिनोमिनेटर में अपना 7 पहले से ही कुर्सी लगा बैठा हुआ है। ठीक, क्या वैल्यू है रो की, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग। सैयारा तू तो बदला नहीं, मौसम जरा बदला हुआ, सैयारा तू तो बदला नहीं, मौसम जरा देखिए बच्चों 22 इंटू नंबर्स को पहले आगे कर लें आप, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6। अब जो थोड़ा आप ध्यान से देखो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर के फॉर्म में 10⁻⁸। अगर हम इनको ट्रांसफर करें न्यूमरेटर के पास तो जो -8 बच्चों को क्या बन जाएगा, +8 होल अपॉन में क्या है 7 इंटू 1.6, 7 इंटू 1.6। इनको भी जरा पहले छोटा कर लें बच्चों, इनको भी क्या कर लें, छोटा कर लें, छोटा कर लें। देखिए क्या एक पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ सर, ये बन जाएगा L इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻+8 -6 बचेगा कितना, 10⁻+2 होल अपॉन में 7 इंटू 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए L इक्वल टू न्यूमरेटर में मिला 11 इंटू 0.2 इंटू 10⁻², इट मींस 1 के पीछे डबल 0 यानी 100 होल अपॉन में 4। अगर इस 4 के डिवाइड बच्चों हम 100 में दे दें तो कितना आएगा, 25 2 जा 50 होता है, एक डिजिट पे पॉइंट है, 0 को कैंसिल कर देगा। अब 11 5 जा, आप जानते हो क्या निकाले हो, लेंथ, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। सो सिंपल, कौन सिंपल, कौन सा सिंपल, सो सिंपल। लेंथ कितनी रखनी होगी आपको, 55 मीटर। क्लियर,
तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि अगर किसी क्वेश्चन का गिवन अच्छे से राइट कर लें और जो वैल्यू दी गई है, जो वैल्यू फाइंड करनी है, उनको आप जर करके हम ये डिसाइड कर लें कि यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके बाद बहुत इजीली बिल्कुल आराम से गाना गाते हुए मल्टीप्लाई डिवाइड करते जाएं तो आंसर आना तय है। आंसर तो आएगा, आंसर आएगा। क्लियर ना? नोट करें बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, फटाफट देखें। कह रहा है कि ये मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, एक ऐसा वायर है, कैसा वायर है यार, कैसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना ओम है, 4 ओम, इज स्ट्रेस्ड टू ट्वाइस इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। देखिए कह रहे हैं ये कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है। अब हम इस वायर को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। खींच रहे हैं तो क्या मिलेगा, इसकी लेंथ को डबल कर दे रहे हैं खींच के। इसका मतलब समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, काहे ये सब बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आपने इसको खींच करके जस्ट क्या कर दिया, डबल, यानी ये जो वायर था उसको दो पार्ट में बांट दीजिए और इसी दूसरे वाले पार्ट को लाके आगे लगा दीजिए। तो जो उस वायर की लेंथ थी बेचारे की जो लेंथ थी वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस होगी। अब ध्यान से देखो, अगर हम पहले वायर की लेंथ को यल बोले हैं तो अब आप खींच के ट्वाइस कर दिए, यानी ये यल पूरी लेंथ को अगर मिला दें तो बन गई 2l। क्लियर? और पहले वायर के एरिया को देखिए, इतना मोटा था और इसको अगर हम लोग क्या लेट करें, a, तो ये बेचारा फिसड्डी हो गया, यानी जस्ट हाफ किए तभी तो लेंथ डबल हुई। और हाफ करने का मतलब कि जो न्यू एरिया बनेगी वो पुराने वाली एरिया आधी। बात खत्म। इन दोनों केस में एक चीज सेम है, क्या, सेम मटेरियल, जो आपका मटेरियल है वो कैसा है, सेम। तो रेजिस्टिविटी तो कभी नहीं बदलने वाली है, रो तो कभी नहीं बदलेगा। बस हमने एफबीडी बना दिया, एफबीडी मींस फ्री बॉडी डायग्राम। बस देखें, जो स्टार्टिंग में लेंथ थी वो लेंथ को क्या मान लिया जाए हम लोग, लेंथ को यल, स्टार्टिंग के एरिया को आपने क्या बोला है, ए, रेजिस्टिविटी रो, लिख लें। चलिए जैसा आप आदेश करें। रेजिस्टिविटी बच्चों कितनी है, रो, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए, R इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए। क्लियर? इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? इनको जरा छोटा करें, इनको जरा छोटा करें और अभी इक्वेशन नंबर 1 ना मानिए। क्यों ना माने, क्योंकि साहब आपको R की वैल्यू दी गई है तो उसको हाथ लगे रख ही दो यार। R की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, ये होगा 4 इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए। अब बोलिए इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी कौन सी केस थी, फर्स्ट। आइए आप अपने सेकंड केस पे, जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ क्या रिप्रेजेंट करें, न्यू रेजिस्टेंस इज R डैश, न्यू लेंथ is L dash, न्यू एरिया is A dash, और रेजिस्टिविटी नई पुरानी नहीं होगी साहब, प्लीज फोकस्ड ऑन इट। रेजिस्टिविटी नई पुरानी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने मटेरियल चेंज थोड़ी किया है, खाली उसको खींच के लंबा कर दिया है। अगर सोने का तार है तो सोना में रहेगा, तांबा नहीं हो जाएगा ना। देखो इनको भी जरा छोटा किया जाए,
इनको भी जरा छोटा करें और छोटा कर दें। ठीक, देखें अब इधर देखिए बच्चों, जब न्यू रेजिस्टेंस, न्यू लेंथ, न्यू एरिया बट रजिस्टिविटी, यही दोनों केस में चलेगी। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, आर डैश इक्वल्स टू रो इनटू एल डैश अपॉन ए डैश। रो पे कोई डैश नहीं लगेगा, बिकॉज इन बोथ केस रजिस्टिविटी विल सेम, बिकॉज इन बोथ केस मटेरियल इज आल्सो सेम ना। देखिए अब रो की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं, यही भाई साहब निकालना है अपने को, ठीक है, सॉरी आर डैश की वैल्यू मालूम नहीं, वही अपने को निकालना है, इक्वल्स टू रो इनटू एल डैश। क्या कर रहे थे आप, इसकी लेंथ को खींच करके डबल कर दे रहे थे, यानी एल डैश की वैल्यू कितनी टेक करनी होगी अपने को, 2l। और जब हमने आर को खींच के डबल कर दिया तो उसकी एरिया जस्ट क्या हुई, हमने अभी इसके पहले भी बोला था कि तनी हुई चीज पतली हो जाती है, यानी एरिया कम होगी। और यहाँ तो साफ साफ ट्वाइस बोला था, लेंथ को ट्वाइस करोगे तो जस्ट एरिया क्या हो जाएगी, हाफ, यानी जो न्यू एरिया 8s है वो पुरानी वाली एरिया का क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा। क्लियर, चलिए जरा वैल्यू रखाइए यहाँ पर, एल डैश के रिप्लेस आप क्या लिखोगे, 2l होल अपॉन में ए डैश के रिप्लेस क्या लिखोगे, a बाई 2, और ये 2 कहाँ जाएगा सबसे ऊपर, तो r डैश इक्वल्स टू रो इनटू 2 2 जा 4l अपॉन में a, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर ना। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब आप सेकंड इक्वेशन का एलएचएस देखिए क्या है, r डैश है, फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस देखिए क्या है, 4 है ना, इक्वल टू सेकंड इक्वेशन का आरएचएस रो इनटू 4l बाई a होल अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस देखिए सर, रो इनटू l बाई a। अब ध्यान से जरा देखो, रो से रो कैंसल, एल से एल कैंसल, ए से ए कैंसल, बचा क्या, आर डैश अपॉन में 4 इक्वल्स टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर इक्वल टू 4 4 क्या 16, और रेजिस्टेंस निकाले हो, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, यानी इस वायर का जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 16 ओम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग जिक्र किए थे, किसका जिक्र किए थे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर आप L को बढ़ाओगे तो आप अपने आप को बढ़ा हुआ पाओगे, क्लियर। और लेंथ को आप स्ट्रेच करके ट्वाइस कर रहे थे, यानी L बढ़ा रहे थे तो R भी बढ़ेगा, पहले था 4 ओम अब हो गया कितना 16। एक आपको हम कीवर्ड दे रहे हैं, देखिए कीवर्ड आपको दे रहे हैं, सिर्फ आप ही के लिए है, देखें क्या है, क्या है साहब, कलर बदल लें, पहले कलर बदल लें। एक फार्मूला हम आपको लिख के दे रहे हैं कि r डैश इक्वल्स टू n स्क्वायर इनटू r। अब ये जो r डैश है बच्चों वो क्या है, न्यू रेजिस्टेंस है, क्या है न्यू रेजिस्टेंस, ये n क्या है, चेंज इन लेंथ, n क्या है, चेंज इन लेंथ, r क्या है बच्चों, ओल्ड रेजिस्टेंस, r क्या है, ओल्ड रेजिस्टेंस। बस अब उसी को हम इधर अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए इतने में क्वेश्चन हो जाएगा। न्यू रेजिस्टेंस बताना है आपको, n क्या था, n स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में देखेंगे, पहले आप n बताइए क्या है, चेंज इन लेंथ, लेंथ के साथ कौन सी घटना घट रही थी, ट्वाइस, ट्वाइस इट मींस 2, तो n के रिप्लेस क्या लिखिएगा 2, और उसका क्या करना है स्क्वायर, और फिर इनटू में r, r क्या है भाई साहब, ओल्ड रेजिस्टेंस कितना ओम 4, तो इनटू क्या करेंगे आप 4,
2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 2 जा 4 इंटू 4 4 4 जा 16 ओम। क्या इतना सब कुछ करने के बाद 16 आया था? ठीक, अभी तो शुरुआत है हम लोग की, अभी तो पूरा आसमान देखना है। वो कैसे कोटेशन है, अभी नापिए मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, आसमान पूरा बाकी है। क्लियर? तो बच्चों आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर के चीजों को करते जाइए। बहुत ही इजी, इतना इजी है कि हम ऐसे अगर आपसे कहेंगे तो फिर आप उधर से कहेंगे कि अरे सर तो ऐसे ही कह रहे हैं। नहीं, प्लीज आप हमारा विश्वास मानिए। एक बार सिर्फ देरी किसकी है? कॉन्सेप्ट को पकड़ने की, चल क्या रहा है यहाँ पर, हो क्या रहा है। और आप यार थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे स्टूडेंट, हमारे भाई बहन, दोस्त, यार, मित्र, जो भी आप समझो, वो समझते हुए हमारी एक बात मानो और इसको फील करो। ये आप जानते हो, बस हम थोड़ा सा आपको फील करा रहे हैं कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक गेम है और इस गेम को सभी को खेलना है, तो आप बताओ किसी गेम को आप कब अच्छे से खेल पाओगे? जब उस गेम के रूल रेगुलेशन आप जानते रहो। अब कोई लड़का ऐसा है जो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं और उसको आप डायरेक्ट ले जाके फील्ड में खड़े कर दो, चलो, तो वो बेचारा क्या जाने कि वाइट बॉल क्या है, नो बॉल क्या है। फिलहाल हम भी बहुत ज्यादा नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन एक आप खुद फील करो कि अगर हम नहीं जानते हैं तो वहां पर फिर हम इधर उधर केवल भागते रहेंगे। रिजल्ट जितना भागेंगे उसके कंपैरिजन में बहुत थोड़ा सा हो सकता है मिले। लेकिन अगर उस गेम के रूल रेगुलेशन को हम जानते हैं तो फिर हम स्टेडियम में तबाही मचा पाएंगे। बात मान रहे नहीं हमारी? तो वैसे ही बच्चों ये भी ऐसा नहीं बहुत कुछ जीनियस टाइप की चीज है, बिल्कुल अलग सी, ये मंगल ग्रह से अभी जस्ट मंडे को ही आई है ना, ये बिल्कुल भी नहीं, यही चलता ही जा रहा है। और आगे भी पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें झुठला दी जाएंगी, नहीं, झूठी है ना। ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज आपके साथ चलेंगे, लेकिन इन चीजों को आप बिल्कुल चुटकी में उड़ाओगे कब? जब यहां पर आप समझ जाओगे कि कब कौन सी वैल्यू कैसे वैरी करेगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, और फार्मूले उनके क्या। जनरली बच्चों फार्मूले तो सभी लोग रटते हैं, याद करते हैं, लेकिन रटने का कोई मतलब नहीं। उनको समझिए, महसूस करिए कि लेंथ अगर हमने बढ़ाया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कहता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर ना? तो पहले एक मेथड आप देखो, फिर ये शॉर्ट वाला भी जानते रहिए। हम सब कुछ आपको जितना हमको आ रहा है, हमको आने वाली हर एक लाइन वो आपके लिए ही। क्लियर? लेकिन आप क्वेश्चन को देखने के बाद पहले ये देख लेंगे कैसे, किस सेक्शन में है ये, यानी कितने मार्क्स का वो क्वेश्चन। अगर लॉन्ग में है तो इतना शॉर्ट मत लगाइए, ये केवल अपने पास रखिए अपने आंसर की चेकिंग के लिए कि जो हम लगा के लाए हैं वो सही है कि नहीं। या शॉर्ट में है आपका कोई क्वेश्चन तब आप ऐसे लगा दीजिए, ऑप्शनल में है कोई क्वेश्चन तो इतना टाइम देने की क्या जरूरत है, यहां से लगा दीजिए। क्लियर? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड टू हाफ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में लेंथ डबल हो रही थी और यहां पर क्या हो रही है, हाफ हो रही है। इट्स ओरिजिनल साइज, देन व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। अगर हम किसी वायर के लेंथ को हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो। अगर हम
उस शॉर्ट वाले फार्मूले से चेक करना चाहें। अब n क्या था, चेंज इन लेंथ, लेंथ क्या हो रहा है बच्चों, हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2। तो ये हो गया आपका न्यू रेजिस्टेंस r डैश इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर इनटू r। तो r डैश इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर, इट मींस 1/4। अब अगर r का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो r/4, यानी अगर किसी वायर के लेंथ को हम हाफ कर रहे हैं तो जो हमें न्यू रेजिस्टेंस मिलेगा वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4 होगा, यानी नया रेजिस्टेंस पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4 होगा, कम होगा। और लेंथ भी तो हाफ हो रही थी, यानी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल होता है। अगर आप यल को डिक्रीज कर रहे हो तो r भी तो डिक्रीज होगा, उससे क्या घबराना। अब अगर इसी को हमें लॉन्ग मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए परेशान क्या होगा। पहले वायर बना लें, वायर ये था, ठीक। अब क्वेश्चन बोला इसकी लेंथ को आप हाफ कर दीजिए। मान लीजिए पहले इस पूरे वायर की लेंथ कितनी थी बच्चों, यल थी। पहले इस वायर की पूरी लेंथ कितनी थी, यल थी। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि इसकी लेंथ को हाफ कर दीजिए, यानी जो वायर है उसकी लेंथ हाफ कब होगी, जब इस टुकड़े को उठा करके हम यहाँ रख दें, इस टुकड़े को उठा करके हम यहाँ रख दें, बल्कि इसको और डिफरेंट कलर से ले लीजिए। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये पूरी लेंथ कितनी थी सर, L थी। अब इसको आप कट कर दिए हो तो सेकंड केस में जो वायर की लेंथ आएगी वो L/2। पहले एरिया कितनी थी, मान लीजिए A थी। तो अब यही वायर दो बार है, यहाँ ये भी है, ये भी है, दोनों को मिला के अगर एरिया देखें तो न्यू एरिया A और A मिलके क्या हो जाएगी, 2A। दैट्स ऑल। देखिए मान लीजिए केस फर्स्ट बच्चों कुछ भी नहीं है, हमने आपको बहुत ही जान लीजिए कि बिल्कुल हम उसका कीवर्ड बताए हैं। यहाँ पर होना क्या है, करना क्या है, होता क्या है, हम ये आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए तो केस फर्स्ट में मान लिया रेजिस्टेंस R है, रेजिस्टिविटी रो है, लेंथ L है और एरिया A। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। सेकंड केस क्या बनाएगा बच्चों, सेकंड केस मान लीजिए न्यू रेजिस्टेंस R डैश, रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी क्योंकि दोनों केस में जो आपका मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेम। मटेरियल तो हमने बदला नहीं, सेम मटेरियल, तो यहाँ भी रो तो यहाँ भी रो, लेकिन लेंथ L डैश है और एरिया A डैश है। जरा आप ध्यान से देखो, रो इनटू L डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों, L/2 होल अपॉन A की वैल्यू कितनी बन गई, AA 2A होल अपॉन में 1, इनका मल्टीप्लाई L से, इनका मल्टीप्लाई 2 से। तो आप बताओ R डैश इक्वल्स टू रो इनटू 1 का मल्टीप्लाई L से करोगे तो L ही आएगा और ये 2 2 जा 4A बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की डिवाइड करेंगे। सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, R डैश, पहले इक्वेशन का लेफ्ट साइड R, दूसरे इक्वेशन का राइट साइड रो इनटू L/4A होल अपॉन पहले की राइट साइड रो इनटू L/A, A से A कैंसल, L से L कैंसल, रो से रो कैंसल, बचा क्या R डैश अपॉन में R इक्वल टू 1/4, इस R का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R/4। कोई दिक्कत तो नहीं, हमने पहले ही बोला था कि शॉर्ट में है इस मेथड को आप बेशक फॉलो करिए, लॉन्ग में है तो इसको फॉलो कर लीजिए, लेकिन आंसर की चेकिंग यहां से आप जरूर करें। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फॉर 2 वायर्स, अब की बार कितने वायर्स हैं अपने पास, 2 वायर, तो 2 वायर हम टेक कर लें, 2 वायर टेक कर लें। मान लीजिए ये आपका पहला वायर और ये आपका दूसरा वायर, क्लियर। अब पहले वायर की जो लेंथ है उसको L1 बोल दिया जाए, पहले वायर की लेंथ को L1 बोल दें, एरिया को A1 बोल दें, रेजिस्टेंस को R1 बोल दें, ठीक। इसकी लेंथ को L2, एरिया को A2 और रेजिस्टेंस को R2। और आप पहले चेक कर लो, अगर 2 वायर बोल दिए ये तो पहले देखो कि क्या दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं या नहीं। अगर सेम मटेरियल के होंगे तो उनका रो सेम होगा, नहीं होंगे तो रो भी रो 1 रो 2 बनेगा, अलग अलग होगा। आगे कह रहा है लेंथ रेशियो इज गिवन, आप लिखना शुरू करें। लेंथ रेशियो इज यानी L1/L2 इज 1:4। आगे कह रहा है बच्चों रेडियस रेशियो इज, पहली की रेडियस अगर हम बोले R1, दूसरे की रेडियस बोले R2, तो रेडियस रेशियो कितना है 1:2। अब रेडियस दिया है तो हम इसकी एरिया का भी रेशियो ले सकते हैं, A1/A2। तो A1 बनेगा πr1², A2 बनेगा πr2², पाई से पाई कैंसिल। तो ये बच्चों आपको मिला A1 में A2 इक्वल्स टू R1² में R2 का स्क्वायर। क्या दोनों पे स्क्वायर है तो हम एक साथ स्क्वायर राइट कर लें। इट मींस R1 में R2 पूरे का होल स्क्वायर। आप जरा बोलो कि R1 में R2 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2। तो A1/A2 इक्वल टू 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। इट मींस A1 में A2 इक्वल टू बच्चों हो जाएगा कितना 1/4। रेडियस का रेशियो दिया था, हमने एरिया का रेशियो निकाल लिया। आगे देखिए क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेशियो, यानी बच्चों मटेरियल अलग है तभी तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो आया, यानी पहले का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ρ1 और दूसरे का ρ2। ये हो गया ρ1 में ρ2 इक्वल्स टू कितना है बच्चों 3:1, 3:1। देखिए आगे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो इन दियर रेजिस्टेंस, पहले का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का रेजिस्टेंस R2, और इसी की वैल्यू आपको क्या करनी है फाइंड आउट करके देनी है, फाइंड आउट करके देनी है। जो जो देता जाए उसको लिखते जाइए फटाफट, लेंथ, एरिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशियो देना है, क्लियर। अब आप जरा हमें बताओगे, आप बताओगे कि हेंस क्या, हेंस R इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। R इक्वल्स टू क्या होता है रो इंटू एल बाई ए। तो अगर हम पहले वायर के लिए पूछें तो आप बोलोगे कि सर R1 इक्वल टू रो1 इंटू L1/A1। ध्यान इस बात का दीजिएगा ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें रो भी अलग अलग है, रो भी क्या है अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि 2 वायर बोल दिया और फिर आगे चल करके उनकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो लेने लगा तो तुरंत हम लोगों ने समझा कि मटेरियल अलग रहा होगा तभी रेशियो ऐसा आया। सेम मटेरियल रहता तो रेजिस्टिविटी रेशियो कितना आता, कुछ आइडिया? चलिए आइडिया हम आपको यहाँ से देते हैं। सेम मटेरियल रहता तो रो1 और रो2 ना लिखते, सिर्फ क्या लिखते रो अपॉन रो, ये आता 1/1, यानी सेम मटेरियल के लिए, यानी सेम मटेरियल के लिए, सेम मटेरियल। यहाँ क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे
मटेरियल के लिए जो आपका रेशियो आएगा वो क्या होगा, 1:1, 1:1। कोई दिक्कत तो नहीं, सेम मटेरियल, क्लियर। क्योंकि जितना रेजिस्टिविटी पहले का होगा उतना ही रेजिस्टिविटी दूसरे का होगा ना, तो सेम नंबर से सेम नंबर कट ले जाएगा ना। जैसे 2/2 तो 1/1 आएगा, 1:1। तो जब कभी भी आपको सेम मटेरियल दे करके उनका रेशियो पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि उस केस में किसी भी, अब रेजिस्टिविटी की पर्टिकुलर हम लोग बात कर रहे हैं, सेम मटेरियल से कॉन्सेप्ट उसी का है, तो रेजिस्टिविटी का रेशियो कितना आएगा, 1:1। चलिए हम लोग आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो पहले वायर के लिए क्या था, R1 = ρ1 × L1/A1। ऐसे ही सेकंड वायर के लिए क्या बन जाएगा, ρ2 R2 = ρ2 × L2/A2। हमें रेशियो बच्चों किसका देना है, उनके रेजिस्टेंस का। तो सीधे सीधे क्वेश्चन एंड कर रहा है कि इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलिए, इसको इक्वेशन सेकंड बोलिए और डिवाइड ले लीजिए जहां से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। एलएचएस इसका R1, दूसरे का क्या है R2, पहले का RHS ρ1 × L1/A1 होल अपॉन में ρ2 × L2/A2। सबसे नीचे वाले मल्टीप्लाई सबसे टॉप पे करोगे आप, इनका यहाँ करोगे तो ये बन गया आपका R1 अपॉन में R2 = ρ1 अपॉन में ρ2 × L1 के साथ देखिए मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, A2 का। फिर ये L2 का मल्टीप्लाई A1 से, यहाँ बना आपका L2 अपॉन में क्या है A1। अब बहुत ध्यान से देखो, पहले इनको जरा छोटा कर, ज्यादा नहीं थोड़ा ही छोटा किया जाए, ठीक है। थोड़ा ही छोटा किया जाए, थोड़ा ही छोटा किया जाए। देखिए अब आप हमें बताओ कि R1 अपॉन में R2 = ρ1 अपॉन ρ2 कितना था बच्चों, कहाँ है 3/1। तो यहाँ क्या लिखो 3/1। तो यहाँ लिखोगे 3/1 × L1/A2, यानी लेंथ का रेशियो कितना था बच्चों, 1/4 × A2/A1। हमने फाइंड आउट किया था A1/A2 1/4, A1/A2 1/4 आया था। लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो उसका उल्टा, तो 1/4 ना लेकर के आप क्या लोगे 4/1। 4 से 4 कैंसल है ना, 1 से 1 काटने का कोई मतलब नहीं है। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हो कि R1/R2 कितना है 3/1, यानी R1:R2 भी कितना आएगा 3:1। जो रेशियो उनके रेजिस्टिविटी में था वही रेशियो इनके रेजिस्टेंस में भी आ रहा, क्लियर। तो हमने कोशिश किया है कि टॉपिक उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, स्टार्टिंग के 1-2 न्यूमेरिकल एक दूसरे से मैच करें, उसके बाद अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल आपको बताने की कोशिश है हम, क्लियर, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। देखिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल अलग ही होगा। क्या कह रहा है, कि when length of wire is increased by 10%। अभी परसेंटेज के क्वेश्चन आप नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। कह रहा है then what is the percentage increase in its length। अब लेंथ को इंक्रीज कर रहे थे तो जाहिर सी बात है भाई साहब कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी वैल्यू हमें बतानी है परसेंटेज, क्लियर ना। हाँ
देखो hence let the length of wire be L। न्यू लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? न्यू लेंथ कर 10% इंक्रीज कर रहे हो, यानी जो पुरानी लेंथ है वो तो रहेगी ही रहेगी, बाकी 10% ऑफ लेंथ, यानी जो 10L है उसका 10% लाके उसी में ऐड कर दीजिए, तब ना माना जाएगा कि वो 10% बढ़ गया। जैसे 100 का 10% बढ़ाना है, 100 का 10% 10 ही होगा, अब ले जाके 100 में ऐड करो तो हो जाएगा 110। क्लियर? अब देखो जरा, ये हो गया आपका यल प्लस 10% का मतलब अपॉन में 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे? यल से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, तो ये हो गया आपका यल प्लस 1/10 इंटू एल। एलसीएम लेंगे तो 10L प्लस 1L इट मीन्स ओनली यल अपॉन में 10 ऐड करोगे तो ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा बच्चों? 11L/10। अगर इसको शॉर्ट में लिखें आप तो न्यू लेंथ जिसको आप एल डैश बोलोगे वो कितना है? 1.1L है ना। अब देखो जरा आप ध्यान से देखो। अच्छा, अगर किसी वायर की लेंथ को हम इंक्रीज डिक्रीज करें, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी किसी बाल्टी में हो और फिर उसी पानी को हम किसी पाइप में भर दें। वहां बाल्टी में था, लेंथ कम थी, विड्थ ज्यादा थी, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, लेकिन अगर उसी पानी को उठा करके हम किसी पाइप में डाल दें तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन एरिया डिक्रीज हो गई। लेकिन एक चीज सेम है, क्या? वहां भी पानी 1 ही लीटर था और यहाँ भी पानी 1 ही लीटर है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि मान लो थोड़ी देर के लिए मान भी जाओ, मान लीजिए पहले लेंथ कम था, एरिया ज्यादा थी, बाद में लेंथ ज्यादा यानी एल डैश ज्यादा हो गया, ए डैश बेचारा कम पड़ गया, दुखी है बिल्कुल। लेकिन इन दोनों केसेस में बच्चों एक चीज सेम होगी, वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वो तो सेम होगा। यानी आप बोल सकते हो, क्लियरली बोलो कि वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ लिख दे रहे हैं आई इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, यहाँ लिख दे रहे हैं एफ। और आप जानते हो वॉल्यूम 3D फिगर है। वॉल्यूम क्या है? 3D फिगर है। जनरली उसका फार्मूला होता है LBH। तो बच्चों वॉल्यूम आपका कौन सा फिगर है? 3D फिगर है। और जो एरिया रहता है वो आपका 2D फिगर है। अगर किसी भी 2 डायमेंशन को आप मिलाओ तो आपको क्या मिलेगा? एरिया। तो हम यहाँ से B और H को मिला दे रहे हैं, 2 डायमेंशन है ये, तो ये हो जाएगा आपका V इक्वल्स टू A इंटू L। यानी वॉल्यूम का एक फार्मूला बनता हुआ हमें दिख रहा है, V इक्वल्स टू A इंटू L। तो इसके अकॉर्डिंग एक चीज हमें देखने को मिल रही है, क्या? कि अपना जो इनिशियल वॉल्यूम होगा यानी इस कंडीशन का, वो क्या बनेगा? A इंटू एल इक्वल टू फाइनली क्या बनेगा? A डैश इंटू एल डैश। अब अगर हम चाहें तो यहां से हम लेट कर सकते हैं कि जो अपनी ओल्ड एरिया है, यानी जो स्टार्टिंग जो पहले वायर की एरिया है वो क्या है? A है। न्यू एरिया बच्चों, ये काम आप पहले भी कर सकते हो, इसी बात में नहीं है ना। तो जरा A डैश की आप वैल्यू ले लीजिए या रेशियो ले लीजिए, जो भी आप फाइंड कर पाओ। तो अगर हम यहाँ से A डैश निकालने को आपसे बोलें तो आप बोलोगे कि सर A इंटू एल अपॉन एल डैश, और एल डैश की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले आप कैलकुलेट किए हो, कितना? 1.1L
तो 1.1 L 1 से 1 सॉरी L से L कैंसल, A को ट्रांसफर कर दीजिए तो A डैश अपॉन में A इक्वल टू 1 अपॉन में 1.1। दिस इज द रेशियो ऑफ न्यू एरिया टू ओल्ड एरिया। ऐसे ही लेंथ का भी बच्चों एरिया आप राइट कर सकते हो रेशियो के फॉर्म में, सॉरी लेंथ का रेशियो फाइंड कर सकते हो। L डैश अपॉन में L को ट्रांसफर करिए तो 1.1 अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो आप। क्लियर? हाँ, न्यू लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ऐसे ही न्यू एरिया अपॉन में ओरिजिनल, ओल्ड ना लिख करके क्या लिख दीजिए आप, ओरिजिनल, ये ज्यादा सही पड़ेगा, ओरिजिनल। क्लियर? अब ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मान लो जो स्टार्टिंग का वायर है उसके रेजिस्टेंस की बात करें तो आप बोलोगे कि सर R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A। ऐसे ही फिर नए वाले वायर की बात करें तो R डैश इक्वल्स टू रो इनटू L डैश अपॉन A डैश। रो डैश तो होगा नहीं क्योंकि हमने मटेरियल चेंज किया ही नहीं है ना। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये बना बच्चों आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। सेकंड में फर्स्ट के डिवाइड लगाइए जरा, इसका LHS R डैश अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन का R इक्वल टू सेकंड इक्वेशन का RHS बोल दीजिए रो इनटू L डैश अपॉन में A डैश होल अपॉन में पहले इक्वेशन का RHS रो इनटू L बाई A। क्लियर? अब एक चीज यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, क्या, रो से रो कैंसल, तो बच्चों बचा क्या R डैश अपॉन में R इक्वल्स टू, ये टर्म्स सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, ये आएगा इधर, ये हो गया बच्चों आपका L डैश इनटू A अपॉन में L बीच में आ रहा है तो A डैश इनटू L। क्लियर? अब जरा आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बिल्कुल आसान सी चीज, बिल्कुल बेहद आसान सी चीज क्या है, हमें मिल जाएगा R डैश अपॉन में R इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों L डैश अपॉन में L, क्या है ये, L डैश अपॉन में L ना, और L डैश अपॉन में L का वैल्यू क्या है 1.1। कोई दिक्कत? यहाँ हम लोग राइट कर लें क्या 1.1 है ना, 1.1। अब ध्यान से देखिए 1.1 इंटू A अपॉन में A डैश, हम लोग रेशियो निकाले हैं A डैश अपॉन में A और यहाँ जरूरत आन पड़ी है किसकी, A अपॉन में A डैश, तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए 1.1 बाई 1 अपॉन में 1 लिखिए या ना लिखिए, तो सीधे सीधे ये हो जाएगा बच्चों R डैश अपॉन में R इक्वल टू 1.21, अरे 11 बन जा 11 जा 121 और एक डिजिट ऊपर पॉइंट, एक डिजिट यहाँ पॉइंट, दोनों दो डिजिट पे पॉइंट लगाएंगे है ना, तो 1.21। अगर आपसे हम कहें कि हमें आप पहले न्यू रेजिस्टेंस बताइए तो R डैश इक्वल्स टू 1.21 इनटू R। अब बच्चों हम लोग यहाँ निकाल लें पहले क्या, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस। अब डेल्टा R इक्वल्स टू चेंज, आप 9th में पढ़े हो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैसे ही चेंज इन रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश माइनस का R, तो डेल्टा R इक्वल्स टू R डैश की वैल्यू बोलिए बच्चों 1.21 इंटू R माइनस का R, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, क्या है R है, यहाँ बचेगा 1.21 माइनस 1 और इस R को आप बाहर रख दीजिए, तो डेल्टा R इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0.21 इंटू R। हमें ना तो न्यू रेजिस्टेंस बताना था ना ही चेंज इन रेजिस्टेंस बताना था, क्या बताना था, परसेंटेज इंक्रीज, क्या, परसेंटेज इंक्रीज। क्लियर? तो परसेंटेज का बच्चों फॉर्मूला होता है, आप देखो जरा इधर क्या फॉर्मूला बनता है परसेंटेज का, परसेंटेज का बच्चों फॉर्मूला बनता है परसेंटेज इंक्रीज इन
रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला बनता है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई 100, है ना। अब ध्यान से देखो आप, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना लाए हो आप, 0.21 R होल अपॉन में R इंटू 100, R से R कैंसल, बचा क्या 0.21%, 0.21%। तो जब आप अपने वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज करोगे, 10% इंक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस 0.21% इंक्रीज ही हो, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्लियर। तो बच्चों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, घड़ी में बज चुके हैं 2:50। क्लियर। तो काफी रात हो चुकी है, हम लोग अपना सेशन आज यहीं रोकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इसके आगे की टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। और आप सभी का ढेर सारा थैंक यू कि इतनी देर तक आपने फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ इतना मतलब फोकस्ड हो करके इतनी लंबी क्लास को देखना, समझना, लगे रहना, ये आपके धैर्य को दिखाता है ना। आपका सपोर्ट ऐसे ही बस मिलता रहे। और हम तो बार बार कहते हैं कि हम आपसे आपके लिए हैं, लेकिन बच्चों एक बात दिमाग में अभी आई कि अगर स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक के कॉन्सेप्ट में छोटा सा भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आपको लग रही हो या कोई आपकी क्वेरी हो, तो उसको आप प्लीज कमेंट करें, हमें बताएं। हम और हमारी टीम हमेशा इसी पॉइंट पर वर्क कर रही है कि हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, हमारे भाइयों बहनों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे कि उनको लगे कि ये टॉपिक हमारा क्लियर नहीं। क्लियर। तो फिर एक बार आप सभी को ढेर सारा थैंक यू। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक को कवर किया जाए। क्लियर ना। थैंक यू।